कोरोना संकट के बीच आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम गाइडलाइंस के बीच ये रथ यात्रा निकल रही है। इसको लेकर पुरी और अहमदाबाद में गहमा गहमी है। लेकिन आपको ये बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद में रथ यात्रा नहीं निकाली जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्तों को मंदिर परिसर में ही दर्शन की अनुमति है। सुबह मंगला आरती के बाद गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और परंपरा के मुताबिक सोने की झाड़ू से सफाई की। उधर पुरी में रथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। यहां सुबह 10 बजे भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होंगे। दो तस्वीरें पुरी और अहमदाबाद की, जहां पर रथ यात्रा अलग अलग स्वरूप में निकाली जा रही है। पाबंदियों के बीच ये परंपरा वाली रथ यात्रा, लेकिन कोरोना काल है, ऐसे में भगवान के लिए भी कुछ नियम बदल दिए गए हैं। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, आप तो हर साल ये रथ यात्रा देखती हैं, लेकिन इस बार किस तरीके से इसका स्वरूप बदला हुआ नजर आ रहा है? गोपी, बिल्कुल नेहा, इस बार का जो स्वरूप है वो काफी बदला हुआ रथ यात्रा का स्वरूप है। इस बार ये अगर कहें तो मैं पिछले 20 साल से रथ यात्रा को कवर कर रही हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र, ये तीनों के रथ को यही मंदिर परिसर में ही घुमाकर यहीं पे रख दिया गया है दर्शनार्थियों के लिए। यहाँ पे 10-10 के नंबर में अब जो भक्त है, ये फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये पुलिस का काफिला है और वो लोग हैं जो मंदिर के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हालांकि इसके बाद अब जो आम लोग हैं वो भगवान के दर्शन के लिए आ पाएंगे, लेकिन सिर्फ 10-10 की तादाद में ही उनको आने दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे भक्तों का जो उत्साह है वो काफी खास रहे है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, तो वैसे में भक्त भले ही अपने घर पर है, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए उनकी आंखें हमेशा तरसी रहती है। और आज का जो मौका रहता है रथ यात्रा का, ये काफी खास रहता है क्योंकि भगवान स्वयं उनके द्वार पे दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं। तो वैसे में रथ यात्रा तो नहीं निकल रही है, रथ यात्रा मंदिर के अंदर ही रहेगी। गुजरात हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, तो जो लोग दर्शन करने आना चाहते हैं वो मंदिर में आ सकते हैं, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस के साथ ही उन्हें दर्शन करने दिया जाएगा। साथ ही जब सुबह ठीक है, लौटेंगे आपके पास गोपी, क्योंकि पुरी की बेहद भव्य तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर जिस तरीके से हर साल शोभा यात्रा निकलती है, इस साल भी निकलेगी, क्योंकि अब कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम नियमों का पालन करके इस यात्रा को निकाला जा सकता है। 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, आपको बता दें, और फैसला अंततः मंदिर समिति के पक्ष में आया। और जब ये फैसला आया तो पूरी शहर में उत्साह दौड़ गया, क्योंकि ये यात्रा कई मायनों में पुरी के लिए काफी अहम होती है। हर साल ये भव्य यात्रा निकाली जाती है। फैसला आते ही सेवकों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी और रथशाला में अब ये खड़े रथ खींचे जा रहे हैं। इन्हें मंदिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर दूर गुंडिचा मंदिर इस रथ यात्रा को ले जाया जाता है। हर साल भगवान जगन्नाथ की ये शोभा यात्रा, ये रथ यात्रा निकाली जाती है। कल कोलकाता से हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, वहां पर क्या तैयारियां आप देख पा रही हैं? जय जगन्नाथ, कुछ इसी अंदाज में स्वागत किया जाता है जो भी व्यक्ति पुरी आता है। आज पुरी में अंदाज बिल्कुल अलग है। कर्फ्यू लगा हुआ है कल रात से, लेकिन उसके बावजूद रथ यात्रा होगी। रथ में इस बार हर बार की तरह भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तो होंगे। तीनों भाई बहन अपने घर से यानी जगन्नाथ मंदिर से निकलकर 3 किलोमीटर पुरी के गुंडीचा मंदिर तो जाएंगे, लेकिन इस बार भक्त सिर्फ और सिर्फ टीवी स्क्रीन पर या बाकी सारी जगहों पर या ऑनलाइन देख पाएंगे। सारी चीजों का ऑनलाइन टेलीकास्ट तो किया जा रहा है, लेकिन इस 3 किलोमीटर के रास्ते पे आज के दिन सिर्फ वो पुलिस वाले और सिर्फ वो कर्मचारी हैं और वो पंडे हैं, वो पुजारी हैं जो कोविड-19 का टेस्ट करवाकर नेगेटिव हो चुके हैं और उन्हीं को आज परमिशन दी गई है इस रथ को खींचने की। लेकिन अद्भुत बात यह है कि जिस तरह से 5000 वर्ष पहले ये पूरा जो कॉन्स्टलेशन बना था सूर्य ग्रहण के साथ, इस बार भी वही बना है। हालांकि इस बार मंदिर
और आसपास के लोगों की जगह इस बार वहां सिर्फ पुलिस वाले और कर्मचारी हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है अगर 1 वर्ष नहीं होगी तो 10 वर्ष नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लेकर ये ऑर्डर दिया। लेकिन मैं इस समय हूँ कोलकाता में, जहाँ इस्कॉन मंदिर में भी रथ यात्रा शुरू हो जाएगी और यहाँ भी एक अद्भुत तरीके से रथ यात्रा की जा रही है। इसका मतलब है कि 9 किलोमीटर की रथ यात्रा को अब 0 किलोमीटर कर दिया गया है, जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर में ऊपर से उतरेंगे और छोटे छोटे रथ में, यानी कि 2 फुट के रथ में बैठकर इस इलाके में आएंगे। इसे वृंदावन बना दिया गया है। कुछ इसी तरह हजारों वर्षों पहले जब ये रथ यात्रा शुरू हुई थी, इसी तरह इसी अंदाज में हुई थी। और ये एकमात्र रथ यात्रा है, एकमात्र ऐसा पूजा का पूरा प्रकरण है जहां पर भगवान अपने भाई बहनों के साथ अपनी मूर्ति के साथ, यानी कि जो पूजा की मूर्ति है वो मंदिर से बाहर निकलती है और रास्तों पर उसकी पूजा की जाती है। ये उन लोगों के लिए है क्योंकि पूरी मंदिर में हिंदू छोड़कर किसी और को जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जब मंदिर से रथ निकलता है तो उसी समय आपको दिखाएं इस समय लाइव तस्वीरें कि कैसे इस मंदिर से अब रथ निकल रहा है। लौटेंगे आपके पास मनोजिया। कोलकाता की तस्वीर देखिए किस तरीके से पारंपरिक तरीके से ये रथ यात्रा हर साल निकाली जाती है, लेकिन इस बार इसका स्वरूप बदल गया। हालांकि कुछ चीजें वैसी ही जैसी हर साल होती हैं। अगर 1 साल ये रथ यात्रा नहीं हो पाए तो ऐसा माना जाता है कि 10 साल फिर ये नहीं हो सकती। इसी को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पाबंदियों के साथ ये रथ यात्रा निकाली जा सकती है। और जैसा कि हमारी संवाददाता बता रही थी, जो सफर हर बार तय होता है उतना लंबा सफर तो नहीं, लेकिन अंदर मंदिर के भीतर जो परंपराएं हैं वो निभाई जा रही है। बाहर तक भगवान जगन्नाथ को ले जाया जाएगा, लेकिन उसके आगे ये यात्रा नहीं होगी। पुरी की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। अहमदाबाद से हमारी संवाददाता गोपी गांगर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। गोपी, परंपरा एक जगह है, हर साल ये निभाई जाती है, लेकिन दूसरी तरफ भक्तों की आस्था और श्रद्धा भी है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में काफी भक्त निराश हुए होंगे क्योंकि हर साल उनके लिए एक उत्सव की तरह होता है। बिल्कुल नेहा, भक्त काफी निराश हुए हैं क्योंकि मैं आपको पहले तो ये दर्शन करवाती हूँ। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के ये दर्शन जो है ये अपने आप में काफी अनूठे रहते हैं, क्योंकि आमतौर पे भगवान के दर्शन के लिए जब यहाँ पे सड़कों पे भगवान निकलते हैं तो लाखों की तादाद में यहाँ पे भक्त उमड़ते हैं। लेकिन इस बार भगवान सड़क पर नहीं आ रहे हैं, भगवान लोगों के द्वार पे जाके उनको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो लोगों में निराशा काफी ज्यादा है। कल रात से ही यहाँ पे सिक्योरिटी को काफी सिक्योरिटी पर्सन्स को भी काफी तैनात कर दिया गया है ताकि ज्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे ना हो, और जो लोग भी यहाँ पे इकट्ठे हो वो सोशल डिस्टेंस का पूरी तरीके से पालन करें। आप देख सकते हैं आज सुबह जब यहाँ पे मंगला आरती की गई तो उसी तरीके से मंगला आरती की गई जिस तरीके से रथ यात्रा के दिन की जाती है। भगवान को खिचड़ी का महाभोग दिया गया और उसके बाद उसी परंपरा से भगवान के रथ को यहाँ पे लाया गया। लेकिन अहमदाबाद की जो रथ यात्रा रहती है उस रथ यात्रा में कई सारे कलर्स रहते हैं, चाहे वो अखाड़ा हो जो करतब करते हुए पूरे रथ यात्रा के दौरान चलते हैं, या फिर जो ट्रक है झांकियों के साथ वो रहते हैं। भगवान की झांकियां रहती है, भजन मंडलियां रहती है। इस बार ना ही भजन मंडलियां है, ना ही ट्रक है, ना ही अखाड़े हैं। तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि आपके जरिए बहुत सारे भक्तों ने इस रथ यात्रा के दर्शन की। मनोजिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के हुए एनकाउंटर की, जिसमें सुरक्षा बलों के जवानों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। इस महीने अब तक 11 एनकाउंटर हो चुके हैं, जिसमें 30 आतंकियों को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों का प्रहार, दो आतंकियों का सफाया। सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज फिर आतंकियों पर बड़ा प्रहार किया है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में सुबह सुबह सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने धावा बोला। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि पुलवामा के बांदजू इलाके में आतंकी छिपे हैं। उजाला होने से पहले सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन शुरू होते ही आतंकी गोलियां बरसाने लगे, लेकिन पहले से तैयार सुरक्षा बलों ने कड़ा जवाब दिया और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल भी बरामद हुए।
मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को रात में खबर मिली थी कि बंडजू गांव जो कि पुलवामा जिले में आता है वहां पर कुछ मिलिटेंट छुपे हैं, जिसके बाद वहां तलाशी अभियान शुरू हुआ और दोनों मिलिटेंट मारे गए। पिछले 48 घंटे के दौरान कश्मीर में ये दूसरी मुठभेड़ थी। रविवार को कश्मीर के श्रीनगर के जड़ीबल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए थे और कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट पिछले 48 घंटे में कश्मीर में मारे गए हैं। पुलवामा एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ में उसे गोली लगी, जिसके बाद उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें बंद हो गईं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन से आतंकी बौखलाए हुए हैं। कल ही आतंकियों ने त्राल सेक्टर के सीआरपीएफ कैंप में ग्रेनेड से हमला किया। 1-2 महीना जितना भी ऑपरेशन हो रहा है, ये इसको आप प्रोफेशनल कहिए, फोर्सेस का, या ऊपर वाले की कृपा बोलिए, ब्लेसिंग बोलिए, कि बहुत बढ़िया हो रहा है। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हो रहा है। जब कोलेटरल डैमेज नहीं होता है तो फोर्स का भी मनोबल बढ़ता है और पब्लिक भी स्टोन पेल्टिंग नहीं करती है, कोई तंग नहीं करती ऑपरेशन करने में। जून के महीने में ही सुरक्षा बलों ने 41 आतंकियों का काम तमाम किया। करीब हर रोज आतंकियों का सफाई किया जा रहा है। 2 दिन पहले ही 3 आतंकियों को मार गिराया गया। वहीं 19 जून को डबल एनकाउंटर में 8 आतंकियों का खात्मा हुआ। 10 और 5 जून को भी 5 दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। सुरक्षा बलों ने 4 महीने में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अंसार गजवातुल हिंद के कई कमांडरों को ढेर किया। इस साल करीब 100 आतंकियों का सफाया हो चुका है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, सबसे बड़ी बात जो कि डीसीपी ने भी कही वो ये कि कोलैटरल डैमेज इन एनकाउंटर्स में नहीं हो रहा है, ये सबसे अहम है और ऐसे में इन्हें बेहद सक्सेसफुल माना जा रहा है इस लिहाज से कि जितने भी एनकाउंटर्स अभी तक हुए हैं सारे आतंकियों का सफाया करने में सेना कामयाब रही है। बिल्कुल नेहा, दरअसल जो इन ऑपरेशंस में और एक फायदा मिला सुरक्षा बलों को वो था जो कि कोविड का फैलाव है। भले ही लोग और दुनिया और देश उससे ग्रस्त हो, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों को उससे ये लाभ मिला कि लोगों का जमावड़ा इन मुठभेड़ की जगहों पर जमा नहीं हो रहा है जो पहले होता था। वही जो आईजी पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस विजय कुमार बता रहे थे। लेकिन अगर देखें तो इस साल अभी तक 108 जो है आतंकी अलग अलग मुठभेड़ों में जम्मू कश्मीर में मारे गए हैं। अधिकतर इनमें दक्षिणी कश्मीर में, और इस महीने के दौरान 30 से ज्यादा मिलिटेंट दक्षिणी कश्मीर में ही मारे गए हैं, चाहे शोपियान जिला हो या फिर पुलवामा या कुलगाम। और पुलिस का कहना है कि ये अभियान जो है आतंकवाद के खिलाफ तब तक जारी रहेगा जब तक कश्मीर को आतंक मुक्त नहीं किया जाएगा, और उसमें लगातार वो आगे बढ़ रहे हैं। और बीते जब 48 घंटे की बात अगर करें तो 2 इनकाउंटर हुए। श्रीनगर में एक हुआ जिसमें 3 मारे गए, और आज सुबह जो पुलवामा जिले के बंडजू गांव में हुआ वहां पर 2 मारे गए, और एक सीआरपीएफ का जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हुआ। लेकिन सुरक्षा बलों ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी जहां पर भी उनको खबर मिलती है, जहां पर भी किसी भी आतंकी संगठन की कोई गतिविधि है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी की आपको तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं कि भारत चीन को लेकर इस वक्त किस तरीके से 3 अहम खबरें आ रही हैं। तनातनी के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे आज लद्दाख जा रहे हैं। 2 दिन के दौरे पर आर्मी चीफ वैली में चीन के साथ हिंसक झड़प में जख्मी सैनिकों से मिल सकते हैं। वो वहां मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। कल भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच जो वार्ता शुरू हुई थी वो आज भी जारी रहेगी। कल 11 घंटे तकरीबन ये वार्ता चली। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर की आज अपने चीनी समकक्ष से वर्चुअल मुलाकात होगी। ये मुलाकात रूस भारत चीन त्रिपक्षीय डिजिटल सम्मेलन के दौरान होगी। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, सेना अध्यक्ष पहुंच रहे हैं लद्दाख, ऐसे में क्या कुछ उनका एजेंडा वहां पर रहने वाला है, और साथ ही जो कल 11 घंटे तक वार्ता चली वो आज भी जारी रहेगी। आज क्या कुछ उसका मूल स्वरूप रह सकता है? नेहा, आज करीब दिन के वक्त 2 बजे के वक्त यहाँ से दिल्ली से रवाना होंगे सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। अभी 2 दिन की यहाँ पर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है जिसमें नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी दिल्ली में मौजूद हैं। उस कमांडर कॉन्फ्रेंस को खत्म होने के बाद 2 बजे यहाँ से निकलेंगे और 2 दिन तक वो लेह और श्रीनगर में रहेंगे। आज सीधे 14 कोर के हेडक्वार्टर लेह पहुंचकर वो हालात का जायजा लेंगे। वहां पर उनके साथ नॉर्दर्न आर्मी कमांडर होंगे। बाकी जो
लोकल कमांडर हैं वो मौजूद होंगे। उनके साथ इस वक्त चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं उसका वो जायजा लेंगे, खासतौर से इस वक्त जो बातचीत चल रही है उसको लेकर, और इसके अलावा जो घटनाक्रम हुआ है वहाँ पर जो हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपको। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ। बहरहाल भारत ने चीन सेना को ये दो टूक कह दिया है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस लौट जाए। इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा हिंदुस्तान को। कल दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच 11 घंटे तक लंबी मैराथन बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक सैन्य अफसरों के बीच आज भी बातचीत जारी रह सकती है। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना LAC पर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के मनोबल को देखकर अब चीन भी समझ गया है कि उसकी कोई चाल यहां चलने वाली नहीं है, लिहाजा फिर वो बातचीत के रास्ते पर आ गया है। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे लंबी मीटिंग की। ये मीटिंग चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई। बैठक के लिए आग्रह चीन की सेना ने किया था। सूत्रों के मुताबिक आज फिर बैठक हो सकती है। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर रात खत्म हुई। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत ने LAC पर पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। चीन की सेना को 5 मई से पहले की स्थिति पर लौटने को कहा गया। भारत ने चीन को LAC के पास बनाए गए सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा है। हालांकि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन चीन की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई है। चीन ने भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा पेंगोंग त्सो झील पर खोला है, जहां फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना डेरा डाले है, जिसके सामने भारत के जांबाज सैनिक डटे हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। इस बीच चीन की मक्कारी को देखते हुए LAC पर भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है, ताकि मौके की नजाकत के हिसाब से वो फैसला ले सके। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया गया है, ताकि सेना कोई भी हथियार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से खरीद सके। इस फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। अब देखना है कि गलवान घाटी पर कब्जे की बदनीयत रखने वाला चीन अपने कदम कब पीछे खींचता है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ लद्दाख से गौरव सावंत, आज तक। वहीं चीन में सीमा विवाद के बीच एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भारत और चीन के सैनिक झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो दरअसल सिक्किम का बताया जा रहा है। तस्वीरें इसी दौर की हैं। सैनिकों के मुंह पर लगे मास्क के बता रहे हैं कोरोना काल में ही चीन ने सिक्किम में चालबाजी की थी। इसके चलते ही भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प हुई थी। तो सरकार और सेना बार बार ये कह रही है कि 1962 का ये भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और इस बार अगर चीन ने गुस्ताखी की तो उसे बहुत महंगी साबित होगी। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि 1962 में जवानों ने कैसे चीन का मुकाबला किया था। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह ने उन कई जवानों से बातचीत की जिन्होंने 1962 में जंग में शिरकत की थी। जो अभी बोल रहा है ना गलवान नाला, उस साइड से गया था DBO।
डीबीयू छुट्टी जाने के लिए। वहाँ जो जेड रेजिमेंट लाया वहाँ पठानकोट से, तो वो लोग बोला हम 24 घंटा हम रुकेगा उनको। रात के 1 बजे उनका फेयरिंग हो गया, तो उनको गेट के लिए मेरे को भेजा। जब मैं गया जहाँ पोस्ट पर जाना था, वो पोस्ट कब्जा था उनका चेन्नई का, मतलब धुएं धुआं कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर मैंने पूरे को रुकाया। ये जो पीछे जो टेक जंक्शन बोलता है, उससे थोड़ा आगे जाके वो पोस्ट से पीछे, वहाँ टिगरी पर कोई चाइना का नहीं था। फिर भी हम लोग वहाँ चढ़ाया, है ना। एक कैप्टन था, वो बोला ऊपर चढ़ जाओ। तो वहाँ कोई फैर करने का कोई नहीं, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया, तो हम लोग थोड़ा पीछे हटना पड़ा टेक जंक्शन में। प्लेन्स से जो आते थे, आप लोग तो लद्दाख के थे, तो आप लोग को तो आदत थी इस ठंड की, लेकिन वो जो आते थे उनके लिए क्या ये काफी था उस ठंड से लड़ने के लिए? उनके लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि वहाँ पठानकोट से डायरेक्ट डीबीयू वहाँ उतार के चलना है फिरने में। फिर भी वो लोग ने इतना हिम्मत बोला, जेड रेजिमेंट ने, हमने 24 घंटा रुकेगा। उसके बाद वो ठंड था, बेचारियों का हाथ जो, क्योंकि मोटर एमएमजी सब ठंड है, तो हाथ सबके अंगुली सड़ गया, इसलिए पूरा पीछे हटना पड़ा उस टाइम। अभी तो सब कुछ है ना, हथियार, मोटर, हर एक चीज हैवी है ना। और बहादुरी तो हमेशा से थी हमारे में। हाँ, बहादुरी तो उस टाइम भी था, मगर हथियार जो कमजोर। एक छोटा सा वो 303 बोलता राइफल, एक फेर कर दिया, फिर लोड करते रहो, बहुत टाइम करता था। 303 था सर, और कुछ नहीं था। वो 300 गाड़ी चलता है, उससे आगे चलता नहीं है। मोटर था जग सुपर, बस वहाँ एमुनेशन भी कम होगा सब। चाइना क्या लेकर आता था, कैसी बंदूक? चाइना तो ऑटोमेटिक ऑलरेडी उनके पास होता ही सब। उनका पॉपुलेशन बहुत होता है फौजी, क्योंकि हमारा हथियार भी अच्छा है, रोड भी पहुंचा हुआ है। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं। उस वक्त तो हम 21-22 दिन चलना पड़ता है जनाब, जहाँ घास हो वहाँ घोड़ा को रेस देना पड़ता है, तभी फिर डीबीयू में बड़े मुश्किल से पहुंचता सर। उस टाइम से चाइनीज घोड़ों पर आ जाते थे, लेकिन हमारे सैनिकों को पैदल चलना पड़ता। वो उसकी गाड़ी भी वहाँ डीबीयू में पहुंचा उनका। ये जो बीकान का रंग जो जैसा गाड़ी होता है उनका, वो पहुंचा सब डीबीयू में। मतलब उस जमाने में भी उनके पास डीबीयू तक की सड़क थी? डीबीयू में गाड़ी पहुंचा है। अच्छा। हाँ सर। लेकिन अब हमारे पास भी है। अब तो हमारे पास तो डीबीयू तक गाड़ी जाता है सर। क्या प्रॉब्लम नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, हर चीज सामान पहुंचता है। तो अगर कह दिया जाए कि लड़ना है तो हमारी फौज उनको हरा सकती है? नहीं, वो तो बड़े आराम से हरा सकता है सर, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। लगातार हमारा 2 आदमी के बीच में एक घोड़ा मिलता था सवारी के लिए, तो वो 1 घंटा वो चलना, 1 घंटा हम पैदल चलना। जहाँ हमारा पानी के किनारे पहुंचा तो वो रुकना, फिर दोनों चढ़ के पानी क्रॉस करता था। पानी जो है हम क्या करता था, दिन में 25-26 क्रॉसिंग होता था। तो कभी कभी जो है थोड़ा पानी रहता तो हम क्रॉस कर लेता था, जूता के सामने राइफल लेके 50 राउंड भी उठाकर, तो हम चला। उस टाइम अपना झोला साथ में, वहाँ बिस्तारी के लिए हमारा लोकल स्टैंडिंग पोनी था। फिर उसके साथ ऊन भी था, उनका तो डबल उसका हाजिरी लगता था, क्योंकि वो लोड भी डबल उठाता है। तो हम साथ साथ जाके फिर हम बीच में जब 1 हफ्ता लगातार चला तो एक दिन रेस्ट होता था। तो ये करते करते हमारा गलवान नाले में पहुंच गया। अभी तो हम इसको ऐसा जवाब दे सकता है, उसको याद भी नहीं करेगा। 25 साल पीछे साल उसको करना है, पीछे भगाना है। अभी हमारे पास इतना हथियार है, हम डरने में क्या है, कोई डर नहीं सकता है। अभी हमारे पास उसको अंग भी नहीं उठा सकेगा। उस टाइम तो क्या था, खुला था, इतना डिफेंस नहीं थे। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे किस तरीके से अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले भारत समेत दुनिया भर के मुल्कों को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने
H-1B वीजा इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी कामगारों के हित में लिया गया है, क्योंकि इससे नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन ट्रंप प्रशासन के इस फैसले से भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को काफी नुकसान होगा, क्योंकि यहां से बड़ी संख्या में नौकरी करने वाले युवा अमेरिका जाते हैं। हज यात्रा रोकने की तमाम अटकलों को शांत करते हुए सऊदी अरब ने कहा है कि इस साल हज को रद्द नहीं किया जाएगा। करीब 90 सालों में कभी हज रद्द नहीं हुआ है। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए सीमित संख्या में लोगों को इसमें शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। खास बात यह है कि सिर्फ सऊदी अरब में रह रहे लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कितने लोग इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। सालाना हज यात्रा इस साल जुलाई के अंत में शुरू होगी। हज में सऊदी अरब के मक्का में हर साल दुनिया भर से 20 लाख के करीब मुस्लिम जुटते हैं, लेकिन इस बार ये संख्या बहुत कम रहेगी। बात कानपुर के महिला शेल्टर होम में हुए कोरोना विस्फोट की, जिसमें 57 लड़कियां पॉजिटिव पाई गई हैं। 7 लड़कियां गर्भवती हैं, जिसने पूरे सूबे में हड़कंप मचा दिया है। कानपुर के राष्ट्रीय महिला शरणालय यानी शेल्टर होम के अंदर की इन 4 दीवारी से निकले कोरोना विस्फोट ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। अनाथ लड़कियों के साथ लापरवाही और अपराध का ऐसा गंदा खेल सामने आया है, जिसने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला शेल्टर होम में 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव निकली हैं। वहीं एक स्टाफ को भी कोरोना हुआ है। इतना ही नहीं, कोरोना जांच के दौरान पता चला कि 7 लड़कियां गर्भवती भी हैं, जिनमें 5 कोरोना पॉजिटिव हैं। गर्भवती लड़कियों में 2 नाबालिग हैं। वहीं 2 लड़कियां 8 महीने से ज्यादा की गर्भवती हैं, जिन्हें जच्चा बच्चा के कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इतना ही नहीं, इनमें एक लड़की HIV पॉजिटिव भी पाई गई हैं। कोरोना विस्फोट होने के बाद शेल्टर होम को सील कर दिया गया है। बाकी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। जो प्रेगनेंसी रिलेटेड रिकॉर्ड्स है या जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है, वो वहाँ का रेस्क्यू होम में वो डेटा मेंटेन किया जाता है। और वहाँ पे जो रेस्क्यू होम है इस वक्त वो सील्ड है, कोरोना की वजह से सील्ड है, क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ना पुलिस को ना प्रशासन को तुरंत सूचना आप लोगों को देने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने शेल्टर होम में किसी भी तरह से शारीरिक शोषण की बात से इनकार किया है। डीएम का कहना है कि जिन जिलों से बच्चियां आई हैं, वहां इनके शारीरिक शोषण के केस पहले से चल रहे हैं। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। महिला शेल्टर होम में हुए इस खुलासे ने पूरे सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मामले की तुलना मुजफ्फरपुर और देवरिया के शेल्टर होम कांड से की। वहीं अखिलेश यादव ने भी मामले की जांच की मांग की है। योगी जी ने उस पर क्या कार्रवाई की ये बताने के बजाय आप एक घटिया सी दलील सामने लेके आ गए कि साहब वो तो बाहर से ही जो बच्चियां आई थी वो गर्भवती थी। तो इसका मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भले ही दूसरे जिलों में, लेकिन 7 नाबालिग बच्चियों का रेप हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी और उनको वहां बाल संरक्षण गृह में रखा गया। उस पर कार्रवाई क्या हुई ये बताइए ना। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ है वो और उसका इलाज ठीक से नहीं हो रहा हो तो ये विषय बनता है। कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया ये कोई विषय नहीं है। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ हम सब लोग, पूरा समाज, पूरा प्रदेश, पूरा देश संघर्ष कर रहा है, उस चुनौती का सामना कर रहा है और कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करना है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल इसकी न्यायिक जांच करानी चाहिए और जो भी सच है, जो भी तथ्य है, जो सच है उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि ये एक ऐसी घटना है जिससे
समाज का और खासकर उत्तर प्रदेश के इतिहास पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। मीडिया में खबर आने के बाद एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को नोटिस भेजा है। वहीं राज्य महिला आयोग ने डीएम से रिपोर्ट मांगी है। मामला गंभीर है और खुलासे के बाद सवालों के घेरे में शेल्टर होम है। आखिर कोरोना के बीच ऐसी लापरवाही कैसे हुई? कैसे शेल्टर होम के अंदर लड़कियां गर्भवती हुईं? क्या शेल्टर होम में लड़कियों का शारीरिक शोषण हो रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। कानपुर से रंजय सिंह, लखनऊ से नीलांशु शुक्ला और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना वायरस लगातार पांव पसार रहा है। ऐसे में अगर पीपीई किट जैसे वेस्ट को इधर उधर फेंक दिया जाए तो इससे संकट और बढ़ सकता है। देखिए क्या हाल है दिल्ली में इसे लेकर। गंभीर कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली के लिए ये एक और नया संकट है। ऐसे समय में जब दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है, इस्तेमाल हो चुके पीपीई किट को इस तरफ फेंक दिए जाने से संकट और गहरा सकता है। इससे कोरोना संक्रमण के फैलने की रफ्तार और तेज हो सकती है। कोविड-19 ने हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया है। अब आदमी बिना प्रोटेक्टिव चीजों के बाहर नहीं निकल रहा है। इनमें मास्क, गॉगल्स, फेस शील्ड्स, हेड और शू कवर के साथ साथ पीपीई किट शामिल है। लेकिन इस्तेमाल होने के बाद सार्वजनिक जगहों पर इसे डिस्पोज करने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए पीपीई किट बहुत ही उपयोगी है, लेकिन अगर इसका निपटारा ठीक से ना हो तो ये किट भी संक्रमण की वजह बन सकते हैं। ये तस्वीरें लोधी रोड शमशान घाट की है। यहाँ इस्तेमाल हो चुके पीपीई किट का ढेर लगा हुआ है। शमशान घाट पर कार्यरत अधिकारियों का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि पीपीई किट इस तरह ना फेंका जाए, लेकिन उन्हें इसके लिए अलग से डिब्बे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। आईटीयू में एक शमशान केवल कोरोना से मरे लोगों के लिए है, वहाँ भी एक ही हाल। तो जो बोला गया है कि जो डेड बॉडी के जो 4 बंदे जो पहनेंगे उस किट को, वो उसी कवर के अंदर डलवाते हैं। लेकिन अपनी डेड बॉडी के ऊपर वो लोग उसको ना फेंकने की वजह से ना, कुछ लोग हम उस टाइम तो कह देते हैं हमसे कि जी हम फेंक देंगे, लेकिन वो फेंकते नहीं है कुछ लोग, तो फिर वो यहीं फेंक के चले जाते हैं। उसके लिए फिर हमें खुद ही सफाई करनी पड़ती है। फिर हमने ये अलग एक बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम उसी के अंदर फिर उनको शाम को इकट्ठा करके सबको जलाते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है वैसे सफाई वगैरह करने की यहाँ पे? सर वैसे तो ये बनती है एमसीडी वालों की बनती है, लेकिन अब कोई आता नहीं है तो हम क्या करें, करना हमको खुद ही पड़ता है। फिर जब हमने यह मामला उठाया तो एमसीडी ने इसके लिए उचित व्यवस्था करने का भरोसा दिया है। सभी शमशान घाटों को एक लिखित आदेश पारित किया जा रहा है। पीपी किट को अब वही शमशान घाट में रख दिया जाएगा और उसको हमारी 2 एजेंसी जो दिल्ली सरकार के द्वारा निर्धारित है, बायोमेडिकल वेस्ट को बर्न करके जलाकर उसको डिस्पोज ऑफ करती हैं, उनको हम हैंड ओवर कर देंगे। दिल्ली में पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते प्लास्टिक वेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कोरोना काल में इस तरह की लापरवाही कैसे की जा रही है, जिससे संकट और बढ़ जाए।